हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नल चंपू। नल चंपू में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका परिचय देख लेते हैं। हमारे साहित्यिक ग्रंथ में साहित्य के दो भेद होते हैं, एक वैदिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब आप जानते हैं। संहिता में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 संहिताएँ पाई जाती हैं। लौकिक साहित्य के दो भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक दृश्य साहित्य, दूसरा श्रव्य साहित्य। साहित्य कहिए या काव्य कहिए, काव्य का ही अपर नाम साहित्य है। तो दृश्य के अंतर्गत हमारा रूपक आ जाता है। श्रव्य के 3 भाग हो जाते हैं, एक गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा चंपू। गद्य के 2 भाग होते हैं, पहला कथा, दूसरा आख्यायिका। गद्य के कितने भाग? 2 भाग, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। पद्य के भी 2 भाग होते हैं, एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। अब ये जो गद्य पद्य का मिला हुआ भाग होता है उसी को हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चंपू का परिचय दिया हुआ है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। यह चंपू काव्य का लक्षण है। इसका प्रारंभ या विकास हम देखें तो यह इसका प्रारंभ या विकास अथर्ववेद से माना जाता है। जैसे महाकाव्य का उद्भव एवं विकास ऋग्वेद से माना जाता है, और गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास यजुर्वेद से माना जाता है, और गीत काव्य का उद्भव सामवेद से माना जाता है। उसी प्रकार चंपू काव्य का उद्भव अथर्ववेद से माना जाता है। अब हम कुछ प्रसिद्ध चंपू काव्य को देखेंगे। प्रसिद्ध चंपू काव्य में लौकिक साहित्य में प्रथम चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट है। इन्हीं से ही चंपू काव्य का प्रारंभ माना जाता है। इन्हीं से ही प्रथम चंपूकार इन्हें ही माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। इनका समय हम देखेंगे तो ये 915 ईस्वी के लगभग है। अभी हम आगे देखेंगे। फिर इनके त्रिविक्रम भट्ट के बाद एक जैन कवि आते हैं, हरिश्चंद्र। इन्होंने जीवनधर चंपू नामक चंपू काव्य लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जीवनधर चंपू किसकी रचना है, तो जैन कवि हरिश्चंद्र की रचना है। उसके बाद 959 ईस्वी के लगभग सोमदेव सूरी, ये भी जैन कवि हैं। इन्होंने यशस्वी तिलक नामक चंपू काव्य लिखा हुआ है। इन्होंने यशस्वी तिलक नामक चंपू काव्य लिखा। देखिए, सोमदेव में स से स्टार्ट है, यशस्वी में भी स है, इसलिए सोमदेव से यशस्वी तिलक चंपू। और हरिश्चंद्र में ह जो है यह महाप्राण वाला शब्द है, और जीवनधर ध में भी ये ध ह दोनों सेम लग रहे हैं ना। तो हरिश्चंद्र और जीवनधर चंपू को हम इस तरह मैच कर सकते हैं कि जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र की रचना है, और सोमदेव सूरी में 2 बार स है, यशस्वी तिलक चंपू में भी 2 बार स है, तो ये इनकी रचना हो गई। ये याद करने का ट्रिक है। फिर उसके बाद राजा भोज आते हैं। इन्होंने रामायण चंपू नाम का काव्य लिखा हुआ है। उसके बाद अभिनव कालिदास है, जिन्होंने भागवत चंपू लिखा हुआ है। उसके बाद एक सोढल कवि आते हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी उदय सुंदरी कथा भी चंपू काव्य के ही अंतर्गत मानी जाती है। सोढल कवि की उदय सुंदरी कथा भी चंपू काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती है, क्योंकि यह गद्य पद्य मिक्स है। तो ये हमने इतना देखा, ये हमने काव्य का परिचय देखा। अब हम नल चंपू के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इनका समय 915 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक के अनुसार दिया हुआ है मैंने। ये सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण हैं। इनके पितामह का नाम श्रीधर था और इनके पिता का नाम देवादित्य था। इन्होंने देवादित्य, कहीं कहीं इनके पिता का नाम नेमादित्य भी मिलता है। इनका उपनाम यमुना त्रिविक्रम है। इनकी रचनाएं 2 हैं, एक नल चंपू जिसमें 7 उच्छ्वास है, दूसरा मदालसा चंपू। इनकी रचना शैली श्लेष प्रधान है। इनकी रचना, इनका कला पक्ष हम देखें तो ये श्लेष के बहुत प्रसिद्ध कवि। इन्होंने श्लेष का वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो अभी हम जब इनका साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आई। इम्पॉर्टेंट क्या है, इनका समय 915 ईस्वी, इनके पितामह का नाम श्रीधर, इनके पिता का नाम देवादित्य, इनका उपनाम यमुना त्रिविक्रम, जो कि इनकी रचना में प्रसिद्ध है। यमुना वर्णन की वजह से त्रिविक्रम नाम, इनका यमुना त्रिविक्रम नाम पड़ा हुआ है। इनकी 2 रचनाएं हैं, यह आपको याद हो गया। यह श्लेष प्रधान है। इनके काव्यों में श्लेष का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।